नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 5 अप्रैल 2026, दिन रविवार। और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह की कृष्ण पक्ष तृतीया, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा। फिर उसके बाद से चतुर्दशी तिथि हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 5 अप्रैल को राष्ट्रीय जोखिम उठाने का दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने और रिस्क लेने की हिम्मत देने के लिए मनाया जाता है। हमारा लक्ष्य चाहे जो भी हो, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आगे बढ़ते रहने का रीजन हमेशा होना चाहिए। और साल 2020 में आज ही के दिन कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में एकता दिखाने के लिए लोगों ने दिए और मोमबत्तियां जलाई। यह एक ऐसा पल था जब पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आया। और आज 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन भारत की शिपिंग इंडस्ट्री और समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाता है। समुद्री मार्ग देश की इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। इंडियन रेलवेज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी देखी गई है। फिनेंशियल ईयर 2025-26 में फरवरी तक टोटल 48 करोड़ 25 लाख ऑनलाइन टिकट बुक किए गए हैं। यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल तरीके से टिकट बुक कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल रही है। इससे लंबी लाइनों से छुटकारा मिला है और बुकिंग प्रोसेस भी पहले से ज़्यादा फास्ट और आसान हो गया है। इंडियन रेलवेज का कहना है कि यह कदम पैसेंजर्स को सीमलेस और हैसल फ्री एक्सपीरियंस देने के लिए है। यानी साफ है, रेलवेज अब तेज़ी से डिजिटल हो रहा है और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर फोकस कर रहा है। घरेलू कुकिंग के लिए एक और बेहतर ऑप्शन सामने आ रहा है। HPCL अब PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की अनइंटरप्टेड सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है। PNG का सबसे बड़ा फायदा है कि यह हसल फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है और सिलेंडर की झंझट से पूरी तरह छुटकारा दिलाता है। HPCL लोगों को LPG से PNG में शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि कुकिंग और ज़्यादा आसान और इफिशियंट हो सके। खास बात यह है कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में PNG कनेक्शंस तुरंत उपलब्ध हैं। यानी अब लोग क्लीनर और ग्रीनर फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर है। पेट्रोल, डीजल और LPG सप्लाई को लेकर भारत सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि पूरे देश में फ्यूल की अवेलेबिलिटी पूरी तरह सुनिश्चित है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पैनिक बाइंग से बचें और LPG की अननेसेसरी बुकिंग न करें। अब एक अहम बात यह है कि 5 किलो LPG सिलेंडर आसानी से उपलब्ध है और इसे खरीदने के लिए सिर्फ वैलिड ID चाहिए। एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। पिछले महीने से अब तक करीब 5.7 लाख छोटे सिलेंडर्स बेचे जा चुके हैं और LPG बुकिंग का 95% अब ऑनलाइन हो गया है। सिर्फ एक दिन में 51 लाख डोमेस्टिक सिलेंडर्स की डिलीवरी हुई है। यानी सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है। सरकार अल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे PNG और इलेक्ट्रिक कुकिंग को भी बढ़ावा दे रही है और लाखों नए PNG कनेक्शंस भी दिए गए हैं। वहीं शिपिंग और फ्यूल सप्लाई पर भी नजर रखी जा रही है। एक LPG शिप 46,650 मीट्रिक टन कार्गो के साथ सुरक्षित हॉर्मुज से गुजर चुका है। साथ ही फ्लाइट्स भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं और अब तक 6,75,000 लोग वापस भारत आ चुके हैं। यानी साफ है, सरकार हर स्तर पर काम कर रही है ताकि आम लोगों पर कोई असर न पड़े। इंडियन रेलवेज ने एक बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड शुरू किया है। अहमदाबाद और रतलम डिवीजन्स में ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 398 करोड़ रुपए है और इसके तहत 1929 किलोमीटर रेलवे रूट पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाए जाएंगे, जिसमें अहमदाबाद डिवीजन में 1456 किलोमीटर और रतलम डिवीजन में 473 किलोमीटर का नेटवर्क शामिल है। यह प्रोजेक्ट कवच सिस्टम के तहत किया जा रहा है, जो इंडियन रेलवेज का एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसे समझिए। रेलवे कम्युनिकेशन और ज़्यादा फास्ट और रिलायबल होगा, डाटा ट्रांसमिशन सीमलेस हो जाएगा और सिग्नलिंग सिस्टम भी मॉडर्न बनेगा। यानी ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सेफ्टी बढ़ाएगा, बल्कि पूरे रेलवे नेटवर्क को डिजिटल और इफिशियंट बनाएगा। वेस्ट एशिया टेंशन के बीच इंडिया के लिए राहत की खबर सामने आई है। एक और LPG टैंकर ग्रीन सान भी सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है और अब इंडिया की ओर बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह 7वां इंडियन बाउंड LPG टैंकर है, जो कॉन्फ्लिक्ट के बीच इस रूट से सेफली निकला है। अब भी 17 इंडियन फ्लैग शिप्स और 400 से ज़्यादा इंडियन सीफरर्स गल्फ रीजन में मौजूद हैं, जिन पर लगातार नजर रखी जा रही है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय किया है, जो अब तक करीब 4,984 कॉल्स और 10,000 से ज़्यादा ईमेल्स हैंडल कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 1130 से ज़्यादा भारतीय सीफरर्स को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। यानी साफ है, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और हर संभव कदम उठा रही है ताकि इंडियन सिटीजन्स और फ्यूल सप्लाई दोनों सुरक्षित रहें।
केरला में चुनावी माहौल के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा खासकर केरला के लोगों की सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। थिरुवल्ला में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गल्फ देशों के साथ मजबूत रिश्तों की वजह से कठिन समय में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। उन्होंने यह भी कहा कि केरला अब बड़े बदलाव के लिए तैयार है और एनडीए के लिए लोगों का भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिला है। साथ ही उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ पर आरोप लगाया कि इन दोनों ने लंबे समय तक राज्य की अनदेखी की है। पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार में केरला को पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा फंड मिला है। कल शाम को पीएम मोदी थिरुवनंतपुरम में रोड शो भी किए, जहाँ चुनावी प्रचार और तेज हुआ है। बिहार के वेस्ट चंपारण से एक खास खबर सामने आई है। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने भितिहरवा गांधी आश्रम का दौरा किया। यह वही ऐतिहासिक स्थान है जहां महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान समय बिताया था। वाइस प्रेसिडेंट ने यहां गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और आश्रम म्यूजियम का भी दौरा किया, जहां उनसे जुड़ी तस्वीरें और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। इसके बाद मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शामिल हुए, जहां उन्होंने एजुकेशन की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है और स्टूडेंट्स को अपने ज्ञान का उपयोग देश की चुनौतियों को हल करने में करना चाहिए। यानी साफ है, यह दौरा इतिहास, शिक्षा और प्रेरणा तीनों से जुड़ा रहा। अफगानिस्तान से एक दुखद खबर सामने आई है। देश के उत्तरी हिस्से में 5.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। इस भूकंप में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि काबुल प्रोविंस में एक घर गिरने से यह हादसा हुआ। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप का ईपी सेंटर करीब 146 किलोमीटर की गहराई में था, लेकिन इसके झटके काबुल में भी तेज महसूस किए गए। भूकंप के बाद इलाके में डर का माहौल है और राहत व बचाव कार्य जारी है। यानी इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर लोगों को झकझोर दिया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। 2026 असेंबली इलेक्शंस से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए एक अहम पहल शुरू की है। अब आप घर बैठे ही उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देख सकते हैं। ईसीआई ने नो योर कैंडिडेट यानी केवाईसी मॉड्यूल लॉन्च किया है, जो ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसमें आप किसी भी कैंडिडेट की डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एजुकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट्स। यहाँ तक कि कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट भी डाउनलोड किया जा सकता है। यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बड़ी कोशिश है। आपको बता दें कि असम, केरला और पुडुचेरी में 1955 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। ईसीआई नेट एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें वोटर आईडी, कंप्लेंट, रजिस्ट्रेशन और कई सर्विसेज एक ही जगह मिलती हैं। यानी अब वोटर्स ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होकर सही डिसीजन ले सकते हैं। स्पेस से एक बेहद खास अपडेट सामने आई है। नासा के आर्टिमिस 2 मिशन का क्रू अब मून के और भी करीब पहुंच चुका है। एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि वे डॉकिंग हैच से चांद को साफ देख पा रहे हैं और यह एक बेहद खूबसूरत नज़ारा है। मिशन का तीसरा दिन पूरा हो चुका है और अब क्रू अर्थ की तुलना में मून के ज़्यादा करीब है। यानी यह मिशन धीरे धीरे अपने अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, जहां इंसान एक बार फिर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर कदम बढ़ा रहा है। नासा लगातार इस मिशन के हाइलाइट्स शेयर कर रहा है, जो स्पेस लवर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। दुबई में कल सुबह 2 छोटे इंसिडेंट्स सामने आए हैं, जहां एयर डिफेंस इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से बिल्डिंग्स प्रभावित हुई। पहली घटना दुबई इंटरनेट सिटी में हुई, जहां ओरेकल बिल्डिंग के फैकेट पर डिब्रिस गिरा, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई इंजरी या आग की घटना नहीं हुई। दूसरी घटना दुबई मरीना में हुई, जहां एक और बिल्डिंग पर मलबा गिरा। यहाँ भी इमरजेंसी टीम्स ने तुरंत हालात संभाल लिए और कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इन घटनाओं को माइनर बताया गया है, लेकिन ये बढ़ते रीजनल टेंशन का असर दिखा रहे हैं। 3 अप्रैल को ईरान के मिलिट्री स्पोक्समैन ने यूएस और इजराइल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसमें अबू धाबी का स्टारगेट यूएई प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एआई कैंपस बनने जा रहा है, जिसे ओपन एआई, ओरेकल और नेविडिया जैसी बड़ी कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं। यानी हालात भले कंट्रोल में हों, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य गठबंधन नाटो अब अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है और इसकी वजह है वेस्ट एशिया में चल रहा यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से नाराजगी जताई है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मदद के लिए अपनी नेवीज नहीं भेजी। ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया है कि वे नाटो से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं। इसका असर यह है कि अब यूरोप के देशों को डर है कि अगर उन पर हमला हुआ तो शायद यूएस उनकी मदद न करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 76 साल पुराना नाटो अब अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। कुछ यूरोपीय नेता तो अब ये भी कह रहे हैं कि उन्हें यूएस के बिना अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। हालांकि कानून के तहत यूएस तुरंत नाटो से बाहर नहीं निकल सकता,
लेकिन अगर वह सपोर्ट कम करता है तो एलियंस खुद कमजोर हो सकता है। यानी साफ है ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव हो रहा है और नाटो का भविष्य अब अनिश्चित नजर आ रहा है। नाटो में बढ़ते तनाव के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे 8 अप्रैल से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस 4 दिन के दौरे में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीटी हेग्सेथ से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में नाटो के भविष्य और यूएस यूरोप रिश्तों पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब ट्रंप ने यूरोपीय देशों की आलोचना की है और नाटो में यूएस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। रूटे इस दौरान रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। यानी साफ है नाटो के अंदर चल रहे मतभेदों को सुलझाने के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूएस और ईरान के बीच युद्ध के बीच एक बड़ी घटना सामने आई है। 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। पहला F-15 जेट ईरान के हमले में गिरा जिसमें 2 पायलट थे। उनमें से एक अभी भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। दूसरा A-10 वार्थॉग एयरक्राफ्ट कुवैत के ऊपर गिरा जिसमें पायलट ने इजेक्ट करके अपनी जान बचाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला हुआ, हालांकि वे सुरक्षित बाहर निकल गए। अब बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि इन घटनाओं का ईरान के साथ चल रही टॉक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी एक तरफ युद्ध जारी है और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है। लेकिन ये घटनाएं दिखाती है कि ग्राउंड सिचुएशन अभी भी बेहद खतरनाक बनी हुई है और यूएस के एयर कंट्रोल के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज सोना और चांदी की कीमतों में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। मार्केट में हल्की स्थिरता बनी हुई है। सबसे पहले सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोना आज करीब 14,800 से 15,000 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। यानी 10 ग्राम का भाव लगभग 1,48,000 से 1,50,000 रुपये के बीच है। अब चांदी का रेट समझिए। आज चांदी करीब 245 से 250 रुपये प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रही है। यानी 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 2,45,000 से 2,50,000 रुपये के बीच है। यानी साफ है पिछले दिनों की गिरावट के बाद अब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो गया है और प्राइसेज में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा। हालांकि ध्यान रखें अलग अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।